पिछली बार हमने देखा था कि सोहो ने अकेले ही गेट को क्लियर किया। विभिन्न गिल्ड्स के स्काउट्स ने उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन सोहो ने उन्हें इग्नोर कर दिया। फिर वह स्मूथली फ्लोटिंग रॉक से कूदकर साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन के लीडर चुलम के पास पहुंचा और उन्हें ग्रीट किया। चुलम थोड़ा पजल था और बाद में जब उन्होंने सोहो से मुलाकात की तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि सोहो हंटर बनने क्यों आया है। मैं हूं एरियन और आप देख रहे हैं मानवा डिकोड। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है जब उसने किसी को इतनी डेडिकेशन के साथ देखा है। सुहो ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का वादा किया, लेकिन उससे ये भी बताया कि हंटर एग्ज़ाम देने के लिए सुहो को एप्टीट्यूड टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेमे टाइम। जब आपको पता चले कि एग्ज़ाम्स हैं। चमन फिर बताता है कि इस साल के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बंद हो चुका है और एग्ज़ाम कल है। सुहो का चेहरा देखकर वह थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। चमन फिर लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन ऑफर करता है क्योंकि सुहो ने एक गेट को अकेला कॉन्क्वेयर किया है। वह हायर अप्स को रिकमेंडेशन दे सकता है जो अप्रूवल ले आएगा, लेकिन चमन सुहो को वार्न करता है कि रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम्स सिर्फ एक दिन में प्रिपेयर करना मुश्किल होगा। चमन को सुहो के फिजिकल एबिलिटीज पर कोई शक नहीं है, लेकिन वह रिटन एग्जाम को लेकर थोड़ा कंसर्न है। सुहो पूरी तरह डिटरमाइंड होकर कहता है कि वह चैलेंज के लिए रेडी है और रजिस्ट्रेशन करने को कहता है। सुहो कहते हैं कि यह एग्जाम प्रोसेस को एक्सपीरियंस करने का अच्छा मौका है, चाहे वह पास ना हो। अगले दिन चमन सुहो को बताता है कि वह अपने एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट्स उसी दिन देख सकता है। सुहो उन्हें शुक्रिया कहता है, लेकिन थोड़ा शर्माते हुए ये भी मानता है कि उसके पास रजिस्ट्रेशन फीस के लिए पैसे नहीं हैं। वह पूछता है कि क्या मैजिक स्टोन्स को तुरंत प्रोसेस किया जा सकता है। चमन उससे कहता है कि वह ये हैंडल कर लेगा जब वह टेस्ट रिजल्ट्स वेरीफाई करेगा। सुहो सोचता है कि अब तक चमन ही एकमात्र इंसान है जिसे वह सच में रिली करते हुए देख सकता है। कुछ मिनट बाद चमन सुहो को बताता है कि सब एप्टीट्यूड टेस्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैजिक स्टोन से जो पैसे आए हैं वह उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। सुहो अपने फोन को देखकर हैरान हो जाता है। चमन उसे बताता है कि सिविल सर्वेंट हंटर्स को मैजिक स्टोन्स पर टैक्स एक्सेम्पशन मिलती है। सुहो हैरान होकर पूछता है, ये मतलब है कि ये ड्यूटी फ्री हैं? सुहो फिर थोड़ा हेजिटेट करके एक और फेवर पूछता है। उसने सुना है कि एसोसिएशन के पास एक लाइब्रेरी है जहां वर्कबुक्स और रेफरेंस मटेरियल्स हैं जो कल के एग्जाम के लिए काम आ सकते हैं। वह पूछता है कि क्या वह वहां पढ़ सकता है। चमन खुशी से कहता है कि वह लाइब्रेरी यूज कर सकता है और उसे पर्सनली लाइब्रेरी दिखाता है। ये भी कहता है कि उसे एम्प्लॉय कार्ड की जरूरत नहीं है और वह जितनी देर चाहे वहां पढ़ सकता है। चमन सुहो को कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भी विश करता है और सुहो उससे थैंक्स कहता है और कहता है, अपना ध्यान रखना। चमन जाने लगता है और सुहो सोचता है कि चमन हमेशा की तरह अच्छा और डिपेंडेबल है, ये जाने बिना कि वह भविष्य में एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनेगा। सुहो मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये थोड़ा फनी है, जैसे वह सब कुछ नहीं जानता जबकि वह काफी कुछ जानता है। फिर वह लाइब्रेरी में जो ढूंढने आया था उसको ढूंढने निकलता है। जैसे ही वह लाइब्रेरी में घूम रहा होता है उसे भविष्य के मेजर इवेंट्स याद आते हैं, लेकिन वह सब कुछ याद नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अगर उसके पास कोई स्किल होती जो उसकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सके तो अच्छा होता। उसकी नज़र एक बड़ी और इंट्रिग्यूइंग बुक पर पड़ती है जो वह शेल्फ से निकालता है। सिस्टम उसे बताता है कि यह एक बुक है जो दूसरे वर्ल्ड से है। सुहो को याद आता है कि पहले जब उसने इस बुक से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी तब एक लाइन टेक्स्ट अपीयर होती थी और एक यूनिक तरीका भी था उससे इंटरैक्ट करने का। तो उसने बुक अपने सिर पर रख दिया एक्सपेक्टिंग कुछ होने को, लेकिन कुछ नहीं होता। कंफ्यूज्ड होकर सुहो सोचता है,
ये कैसे नहीं चल रहा। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो कहता है कि लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज ने उसकी कहानी में इंटरेस्ट लिया है। बुक ग्लोइंग होना शुरू हो जाती है और सुहो अभी कुछ समझ पाता उससे पहले वह एक और वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है, लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज में। लोग अपने देखे और सुने हर चीज को याद कर सकते हैं, चाहे वह दर्दनाक या परेशानी भरी यादें हों। आमतौर पर इंसान अपनी दर्दनाक यादों को भूलने के लिए डिजाइन होता है, लेकिन इस स्किल के साथ एक इंसान मेमोरी के कर्ज से बंध जाता है। यह स्किल पहले हेक्शन गिल्ड के मैनेजर के पास थी, जो कोरियन हंटर एसोसिएशन की एक पुरानी एम्प्लॉय थी। उसने ये स्किल एक्सीडेंटली तौर पे लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त हासिल की थी। सुहो मुस्कुराते हुए सोचता है कि वह जब उससे मिलेगा तो उसे एक मील देना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसने उसकी एक्सपीरियंस से ली थी। सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जो पूछता है कि क्या सुहो अपनी कहानी लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज में डोनेट करना चाहेगा। सुहो सोचता है और समझता है कि इस स्किल के साथ वह अपनी हर याद को सफाई से याद कर सकता है। यादों का टाइम के साथ धुंधला जाना नेचुरल होता है, लेकिन यह स्किल उसे हर डिटेल को एक्यूरेटली याद दिलाएगी। वह समझता है कि यह एक रेयर मौका है, इसलिए वह अग्री कर लेता है। सिस्टम कंफर्म करता है और सुहो देखता है कि उसका शरीर पेपर के टुकड़ों में डिसॉल्व हो रहा है, जो लेटर्स से घिरते हैं। ये लेटर्स फैलते हैं और सिस्टम अनाउंस करता है कि लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज अब उसके लिए ओपन है। सुहो अब हर चीज को जो उसने देखा और सुना है उस लाइब्रेरी में स्टोर कर सकता है और जब चाहे उसे एक्सेस कर सकता है। सुहो अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए सोचता है, गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करता है। जब वह आंखें खोलता है तो उनमें रोशनी होती है। वह अपने आप को उस वक्त में देख लेता है जब उसकी पार्टी ने उसे धोखा दिया था। वह अभी भी उस वक्त के गुस्से, नाराजगी और धोखे को महसूस करता है। उन सेल्फिश ट्रेटर्स की वजह से वह गेट क्लोज नहीं कर पाया, बस अपने आप को बचाने के लिए। सुहो एनालॉयड होकर सोचता है, ये पेनफुल मोमेंट्स क्यों याद आ रहे हैं। फिर अचानक सुहो कुछ नया देख लेता है सिस्टम में। सिस्टम बताता है कि क्योंकि सुहो पहला इंसान है जो ट्रांसेंडेंट रियलम तक पहुंचा है, उसे एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। सिस्टम अनाउंस करता है कि वह उसका सिस्टम रिब्यूट कर रहा है। सुहो खुद को लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज में वापस पाता है और वह सोचता है कि क्या सिस्टम ने उसे टाइम में वापस भेज दिया है। वह याद करता है कि उसने पहले डिवाइन स्वॉर्ड यूनिटी अचीव की थी और अपने पहले एसएस ग्रेड स्किल को अक्वायर किया था। अब जब वह ट्रांसेंडेंट रियलम तक पहुंच चुका है तो ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हुई है। सुहो थोड़ा सोचता है और उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह बस एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस नए मौके के साथ वह अपनी पिछली गलतियों को सुधार सकता है और अपना फ्यूचर बदल सकता है। अब उसके पास एक चांस है कि वह पुराने गेट आउटब्रेक्स के इफेक्ट्स को रोक सके, जिससे कई लोग मारे गए थे। सुहो को लगता है कि इस बार वह और ज्यादा इफेक्टिवली गेट्स को कॉन्क्वर कर सकता है। सुहो अपना वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वह बिना टाइम वेस्ट किए नेक्सस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, जो कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट हंटर अकादमी है। जब वह उस बिल्डिंग को देखता है तो वह काफी इम्प्रेस्ड होता है। उसे लगता है कि इस अकादमी में शुरू करना उसके प्लान्स के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि उसे काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत है। जब वह बिल्डिंग के अंदर जाता है तो एक रिसेप्शनिस्ट उससे मिलती है, जो पोलाइटली पूछती है कि वह किस लिए आया है। सुहो बताता है कि उसे डायरेक्टर किम सू से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या उसके पास अपॉइंटमेंट है, तो सुहो जवाब देता है कि नहीं, लेकिन उससे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट अपोलोजाइज करते हुए बताती है कि मीटिंग्स के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है। सुहो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या आप बस एक मैसेज दे सकती हैं? सिनोर स्टेशन प्री कैटास्ट्रोफ गेट का सोलो कॉन्क्वेरर यहां है। थोड़ी देर बाद सुहो को डायरेक्टर किम सू के ऑफिस में बुलाया जाता है और वहां उनसे मिलने पर किम सू अपना इंट्रोडक्शन देती हैं।
सुहो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और किम सू उसे बैठने के लिए कहती हैं। किम सू उसकी रेप्यूटेशन को समझकर पूछती हैं कि सुहो ने नेक्सस अकादमी का चुनाव क्यों किया। सुहो बताता है कि वह स्कॉलरशिप लेने के लिए आया है क्योंकि अगले दिन उसे हंटर लाइसेंस टेस्ट देना है। किम सू थोड़ी शॉक होती हैं और पूछती हैं, आपका अवेकनिंग कब हुआ था? सुहो कहता है, आज ही। यह सुन के किम सू और भी हैरान होती हैं। फिर वह पूछती हैं, आप एक एनर्जिस्टर्ड हंटर हैं, आज ही अवेकन हुए हैं और कल हंटर टेस्ट देने जा रहे हैं और उसने एक प्री कैटास्ट्रोफ गेट को अकेला कॉन्क्वेयर किया है? सुहो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, हाँ, मैं थोड़ा लकी था कि मुझे हंटर एसोसिएशन में किसी ने मदद की और मेरा टेस्ट स्पॉट सिक्योर कर लिया। सुहो अपने आप से मान लेता है कि एक कंप्लीट रुकी के लिए हंटर टेस्ट में टॉप स्पॉट लेना रेयर है, पर वो कोई ऑर्डिनरी कैंडिडेट नहीं है। वो एक वेटरन है जो काउंटलेस गेट्स कॉन्कर कर चुका है। आखिर में 2 डिसीजन उसकी है। डायरेक्टर किम सू का कहना है कि जबकि उसका सोलो कॉन्क्वेस्ट एक अनप्रेसिडेंटेड गेट का इम्प्रेसिव है, हंटर टेस्ट एक अलग चैलेंजर है जिसका एवरेज पास रेट 20% से भी कम है। सुहो कॉन्फिडेंटली काउंटर करता है, कहता है कि अगर वो पहले नंबर पे नहीं आता तो वो अपने एप्लीकेशन को डिस्कार्ड कर सकती है, साथ ही कोई स्कॉलरशिप कंसिडरेशन भी नहीं मिलेगी। क्यूरियस सू पूछती है कि उसने नेक्सस को दूसरे प्रेस्टीजियस एकेडमीज जैसे हेक्सागन और प्राइम के बजाय क्यों चूज किया। सुहो जवाब देता है कि नेक्सस इसलिए चूज किया क्योंकि वो एक रिग्रेटेबल सिचुएशन में है, एक कमेंट जो उसे विजिबली अनईजी कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जबकि नेक्सस देश की सबसे बड़ी एकेडमी है, रिसेंट ईयर्स में उन्होंने कोई फर्स्ट या सेकंड प्लेस हंटर टेस्ट विनर नहीं प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से एनरोलमेंट में नोटिसेबल डिक्लाइन हुआ है। सू को लगता है कि उसके वर्ड्स में सच है, नेक्सस को रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, लेकिन अब तक उन्होंने कोई स्टैंड आउट स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं जो रैंक में ऊपर बढ़ रहे हो। सू सोचती है कि अगर सू हो, जो एक प्री कैटास्ट्रोफी गेट का सोलो कॉन्करर है, हंटर टेस्ट में टॉप स्कोर अचीव करता है एज अ नेक्सस स्टूडेंट, तो एकेडमी को इमेंस प्रेस्टीज मिलेगा। उसका प्रपोजल अनडिनाइबली अपीलिंग है, एक रिजर्वेशन के साथ। वो पूछती है, कितना स्कॉलरशिप फंड एक्सपेक्ट करते हो? सुहो पूछता है कि टॉप स्टूडेंट के लिए स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप अमाउंट कितना होता है। वो एक्सप्लेन करती है कि इसमें ट्यूशन फी का फुल रिफंड होता है, एडिशनल 30 मिलियन वॉन कंग्रेचुलेटरी बोनस के रूप में मिलते हैं, और अगर कैंडिडेट चाहे तो नेक्सस गिल्ड ज्वाइन कर सकता है। नेक्सस की जनरोसिटी को एक्नॉलेज करते हुए सुहो फिर 300 मिलियन वॉन का अमाउंट सजेस्ट करता है, जो उसे सरप्राइज कर देता है। वो पॉइंट आउट करता है कि कंसिडरिंग नेक्सस का साइज और टॉप स्टूडेंट के लिए एडेड बेनिफिट्स, ये सम रीजनेबल है। वो कहता है कि 300 मिलियन कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है फॉर एन इंस्टीट्यूशन लाइक नेक्सस, और धो सू की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। वो सू हो की रीजनिंग को डिनाई नहीं कर सकती। फाइनली वो अग्री कर लेती है और प्रॉमिस करती है कि अगर सू हो टेस्ट में टॉप स्पॉट पे आता है तो वो यूज 300 मिलियन वॉन दे देगी। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने का ऑफर देती है और कहती है कि वो कैंपस एक्सप्लोर करे जब तक वो पेपर वर्क हैंडल करती है। कुछ मिनट बाद सुहो नेक्सस के वास्ट ग्राउंड्स में घूम रहा होता है और उसकी साइज को देखकर सरप्राइज होता है। ये अम्यूजमेंट पार्क से भी ज्यादा बड़ा है। वो सोचता है जब वो एनरोल्ड होगा तो उससे किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं होगी। एक स्टाफ मेंबर जो उसके साथ है थोड़ा डिजी फील कर रहा होता है टूर के बाद। कहने लगता है कि नेक्सस सच में साउथ कोरिया की सबसे बड़ी एकेडमी है। सुहो को रियलाइज होता है कि मैं प्रॉबेबली अपने रेस्ट से उठाया गया होगा और उसे ऐसे लेट आवर में टूर दिखाने के लिए थैंक यू कहता है। स्टाफ मेंबर ग्रेशियसली रिस्पॉन्ड करता है, कह के कि ये उसके लिए कुछ नहीं था, ऐसे इम्पॉर्टेंट गेस्ट को दिखाना उसका फर्ज था। तभी सुहो नोटिस करता है कि कोई एकेडमी के आउटडोर फील्ड पे अकेला ट्रेनिंग कर रहा है। वो क्लियरली नहीं देख पाता उस डिस्टेंस से,
लेकिन वो पूछता है, क्या ये स्टूडेंट है? स्टाफ मेंबर कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये स्टूडेंट काफ़ी डेडिकेटेड है और इस टाइम पे भी प्रैक्टिस कर रहा है। स्टाफ मेंबर स्टूडेंट को कॉल करता है डीन और एडवाइस करता है कि प्रैक्टिस के साथ अपने बॉडी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। डीन रिप्लाई करता है, मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है कि अपने आप को और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। डीन का नाम सुन के सूहो को एक याद आती है। वो स्टाफ मेंबर स्टूडेंट डीन को कॉल करता है और उससे कहता है कि प्रैक्टिस के साथ अपने बॉडी का ध्यान भी रखो। डीन रिप्लाई करता है कि वो 3rd ईयर स्टूडेंट है और उसे लगता है कि उससे अपने आप को और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। डीन का नाम सुन के सूहो को एक याद आती है। उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में डीन के साथ कुछ रेड पार्टीज बनाई थी। तब डीन को देश का टॉप टैंक माना जाता था जो इमेंस मेंटल रेजिलियंस और डिफेंस के लिए जाना जाता था। अनफॉर्चुनेटली प्योर टैंकर्स का रोल टाइम के साथ डिक्लाइन हो गया। सूहो नोटिस करता है कि डीन बैटल एक्स वील्ड कर रहा है, शील्ड नहीं, जो ये सिग्नल करता है कि उसने अब तक अपनी ट्रू एप्टीट्यूड को डिस्कवर नहीं किया। सूहो समझता है कि यह एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर वो अभी डीन के साथ कनेक्शन बना सकता है तो शायद वो यूज हंटर एसोसिएशन में ला सके और उसके स्ट्रेंथ्स को उसकी तरफ स्टीर कर सके। स्टाफ मेंबर डीन को इंट्रोड्यूस करता है और दोनों ग्रीटिंग करते हैं। सूहो डीन की डिटर्मिनेशन को देखते हुए पूछता है कि क्या वो अपकमिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है और क्या वो बैटल एक्स को अपना प्राइमरी वेपन बनाने का सोच रहा है। डीन कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसने काफ़ी लोगों से कंसल्ट करके डिसाइड किया है कि वो अपने फिजिक के हिसाब से वेपन चूज करेगा। स्टाफ मेंबर ऐड करता है कि बैटल एक्स का डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज़्यादा होता है। सूहो क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या डीन ने सिर्फ बैटल एक्स पर फोकस किया है। डीन एडमिट करता है और कहता है कि वो थोड़ा स्लो लर्नर है और हर वेपन ट्राई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसे बैटल एक्स पर प्रोफिशिएंसी हासिल करने में 2 साल लग गए और अभी भी वो उसमें इतना स्किल्ड नहीं है। सूहो सोचता है कि बैटल एक्स से क्लियरली डीन की नेचुरल एप्टीट्यूड के लिए सूटेबल नहीं है। वो वंडर करता है कि डीन की परसिस्टेंस क्या परसिवियरेंस की वजह से है या फिर शेयर स्टबननेस, क्योंकि उससे लगता है कि उससे पहले ही वेपन स्विच करना चाहिए था। सूहो अपने माथे पर हाथ रखता है और ये देखकर डीन और स्टाफ मेंबर कंफ्यूज हो जाते हैं। डीन पूछता है, क्या कुछ गलत है? सूहो रिफ्लेक्ट करता है कि ये सरप्राइजिंग है कि देश की सबसे बड़ी एकेडमी भी अपने स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं दे रही है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो बस डीन के लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच सोच रहा था। वो सजेस्ट करता है कि डीन को अपना ऐसा वेपन चूज करना चाहिए जो उससे नेचुरली कंफर्टेबल हो, क्योंकि सभी प्लेयर्स को स्टैट एडजस्टमेंट्स मिलते हैं जो उन्हें अपने चोजन वेपन के लिए अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। डीन क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या ये सच है। सूहो कंफर्म करता है और कहता है कि स्किल प्रोफिशिएंसी जल्दी बढ़ सकती है सही वेपन के साथ स्किल करेक्शन इफेक्ट की वजह से, लेकिन सक्सेस पर्सनल कंफर्ट और एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। सूहो पॉइंट आउट करता है कि बैटल एक्स शायद डीन के लिए आइडियल वेपन नहीं है। डीन को यह बात डिसबिलीफ में सुनाई देती है। सूहो समझाता है कि बैटल एक्स का डिस्ट्रक्टिव पावर इंप्रेसिव है, लेकिन हर अटैक के बाद एक लंबा गैप बनता है जो डीन को वल्नरेबल बनाता है। अगर इस गैप को कवर करने के लिए कोई मेजर नहीं है तो डीन को काउंटर करना आसान हो सकता है। सूहो एड्स करता है कि डीन का बड़ा फ्रेम होने की वजह से दूसरे टैंक्स के लिए उसका प्रोटेक्शन करना मुश्किल होगा। डीन अपनी 3 साल की ट्रेनिंग के वेट को महसूस करता है और बैटल एक्स से अपनी कमिटमेंट पर कमेंट करता है। सूहो उसकी डेडिकेशन देखकर एक अल्टरनेटिव फर्मली सजेस्ट करता है। अगर डीन इतने टाइम तक अनसूटेबल वेपन को हैंडल कर पाया है तो इसका मतलब है कि उसका ट्रू एप्टीट्यूड टैंक के रोल से रिलेटेड हो सकता है। सूहो एडवाइस करता है कि डीन अपने लेफ्ट आर्म पे किते शील्ड और राइट आर्म पे 1 हैंडेड ब्लजन रखे और कहता है कि इस सेटअप के साथ उसका प्रैक्टिकल स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। डीन थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है कि टेस्ट से पहले रोल स्विच करना रिस्की हो सकता है।
इस पर सुहो पूछता है कि वो पार्टी के कोर को क्या समझता है। डीन गेस करता है मेज, पर सुहो उससे करेक्ट करता है और एक्सप्लेन करता है कि टैंक पार्टी का फाउंडेशन होता है। टैंक का रोल है एग्रो को ड्रॉ करना, मेज और हीलर को डिफेंड करते हुए, ताकि पूरी पार्टी इफेक्टिवली काम कर सके। जब डीन पूछता है कि क्या एक बेस शील्ड काफ़ी होगा, सुहो एक्सप्लेन करता है कि एक स्किल टैंक को शील्ड के साथ प्राइमरी वेपन भी यूज़ करना चाहिए ताकि क्राउड कंट्रोल हैंडल किया जा सके। डीन इस लॉजिक को समझकर डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा। सुहो को ये देखकर अच्छा लगता है कि डीन रेजिलिएंट है और क्विक प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने में विलिंग है। जब डीन जा रहा होता है, स्टाफ मेंबर सुहो को बताता है कि डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि वो सुहो को एकेडमी दिखाए। स्टाफ मेंबर क्यूरियस होता है कि सुहो को कॉन्ट्रैक्ट्स और वेपन स्ट्रैटेजी के बारे में इतनी डीप इंसाइट्स कैसे मिली, और पूछता है कि क्या वो इंस्ट्रक्टर है। सुहो जवाब देता है कि वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो स्टेक होल्डर के क्लोजर है। थोड़ी देर बाद हंटर एग्जाम साइट पर दो आदमी पासमैन एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि सुहो थोड़ा अम्यूज्ड होकर सोचता है कि कैसे उसकी एडवांस्ड एबिलिटीज यूज एक अनइंटेंशनली चीटर जैसा फील करवा रही हैं। चोलन आता है और पूछता है कि वो अब तक टेस्ट के बारे में कैसा फील कर रहा है। सुहो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वो श्योर है कि वो पास हो जाएगा। जब चोलन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो एसोसिएशन के ऑनगोइंग स्टाफिंग शॉर्टेज के वजह से मदद कर रहा है। वो कहता है कि उसने सुना है कि ये रिटन टेस्ट अब तक का सबसे मुश्किल था, और सुहो की कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है। सुहो कैजुअली कुछ ऑब्जर्व करके कहता है कि उसने देखा था कि एग्जाम स्टाफ ने कोई बफ चेक्स नहीं किए, और पूछता है कि क्या इसके लिए कोई खास वजह है। क्यूरियस होते हुए वो सजेस्ट करता है कि बफ चेक से चीटर्स को पकड़ा जा सकता है जो स्किल बेस्ड एडवांटेजेस का यूज कर रहे हैं। जब वो एरिया को स्कैन करते हैं, सुहो एक्सप्लेन करता है कि ड्रग डोपिंग को रोकने के लिए एसोसिएशन यूरिन और ब्लड टेस्ट्स करती है, बिलोंगिंग्स कॉन्फिस्केट करती है और टेस्टर्स को स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म्स पहनने का बोलती है ताकि आइटम बेस्ड चीटिंग ना हो। लेकिन स्किल बेस्ड चीटिंग जैसे कि बफिंग अनचेक्ड चली जाती है, और मैजिक डिटेक्शन एक इफेक्टिव काउंटर मेजर हो सकता है। चोलन को ये इंसाइट पसंद आती है और वो सुहो से कहता है कि वो इस बात को प्रैक्टिकल टेस्ट के शुरू होने से पहले रेस करेगा। सुहो जब तैयार होने के लिए जाने वाला होता है, चोलन रुकता है और अपने मन की बात रखता है। कहता है कि वो चाहता है कि सुहो एसोसिएशन ज्वाइन करे क्योंकि वो उसके साथ काम करना चाहता है। सुहो को अच्छा लक विश करते हुए चोलन उससे प्रैक्टिकल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की एनकरेज करता है, जिसका सुहो धन्यवाद करता है। 30 मिनट्स बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के वेन्यू पर एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि टेस्ट 2 घंटे के लिए पोस्टपोन हो गया है डाइव कैप्सूल्स में कुछ इश्यू आने की वजह से। उन्हें कैफेटेरिया में लंच करने को कहा जाता है और लाउंज या ट्रेनिंग एरिया में वेट करने को बोला जाता है। सुहो अपने आप से मुस्कुराता है, सस्पेक्ट करते हुए कि कैप्सूल इशू बस एक एक्सक्यूज है चोलन के लिए स्किल बफ्स के खिलाफ एडिशनल मेजर्स इंप्लीमेंट करने का, जो उसको अच्छा लगता है क्योंकि ये दिखाता है कि चोलन कितनी जल्दी एक्शन लेता है। वो जानता है कि ये 100 कैंडिडेट्स हैं और पासिंग रेट % से कम था। अगर वो चीटर्स को आइडेंटिफाई कर पाए तो वो 100% तक भी गिर सकता है। जो लोग एग्जाम पास करेंगे वो प्योर टॉप नॉच टैलेंट्स होंगे। सुहो क्राउड को ऑब्जर्व करता है और थोड़ी देर बाद वो एक हीटेड एक्सचेंज सुनता है। एक आदमी दूसरे को स्पारिंग मैच के लिए चैलेंज करता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे डिसमिस करते हुए कह देता है कि जा अपना काम कर, अपने स्किल्स दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं। पर चैलेंजर अपने स्पारिंग की इंसिस्टेंस करता है, लेकिन ओपोनेंट उसका मजाक उड़ाता है, कहता है तू बस अपना काम कर, टफ ना दिख। अचानक चैलेंजर आगे बढ़कर अटैक करता है। जैसे ही वो स्ट्राइक करने वाला होता है, सुहो स्टेप इन करके अटैक ब्लॉक कर लेता है और अग्रेसर को पीछे पुश कर देता है। अग्रेसर थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है तेरा दिमाग चला गया है क्या?
और अपनी वुडन सोर्ड सूहो की तरफ पॉइंट करता है। सूहो कामली हर स्ट्राइक को ब्लॉक करता है, जबकि ओपोनेंट गुस्सा होकर जंप करके सोर्ड को वाइड आर्क में स्विंग करता है। पर सूहो एफर्टलेसली डॉज कर लेता है और थोड़ा स्मर्क करता है। सूहो के कूल डिमीनर से गुस्सा होकर वो आदमी चिल्लाता है कि वो सूहो को रिग्रेट करवाएगा और अपनी सोर्ड को नीचे मारकर एक पावरफुल स्ट्राइक देता है। सूहो काम रहते हुए उसकी सोर्ड पर स्टेप करके उसे पिन कर देता है और कुछ समय के लिए उसे कंफ्यूज कर देता है। सूहो उसके ओपोनेंट की वीकनेस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है, जो उस आदमी का गुस्सा और बढ़ा देता है। परकी, जो कि मैड सोर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है, एक भयंकर पावर का प्यासा था। हमेशा एक्सपर्ट के साथ लड़ने की तलाश में रहता था ताकि अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। ये रिलेंटलेस डिजायर फॉर एडवांस सोर्ड्समैनशिप उसे एक डार्क पाथ पर ले गई थी और वो हंटर किलर बन गया। सूहो को अपने पुराने जीवन में याद आता है कि योंग के स्किल्स काफी इम्प्रेसिव थे जब उन दोनों का क्लैश हुआ था। अब सूहो डिसाइड करता है कि वो योंग को उसकी गलतियां रिपीट नहीं करने देगा। सूहो एक क्विक ऑफेंसिव लेता है और किक करके योंग को पीछे धकेल देता है। सूहो उसकी पहले की ब्रवादो का मजाक उड़ाते हुए याद दिलाता है और योंग सूहो की इमेंस स्ट्रेंथ से हैरान हो जाता है और इस बात को ज्यादा जोर से पूछता है। सूहो तौंत करता है कि बस भाग के चार्ज करना और रेकलेस होने से कुछ नहीं होगा और सार्कास्टिकली पूछता है, क्या तुम और आगे बढ़ना चाहते हो? सूहो को रियलाइज होता है कि योंग शेक हो गया है। शायद ये उसका पहला एनकाउंटर हो एक लेवल 10 ओपोनेंट के साथ, जबकि अब तक जो सबसे स्ट्रांग उसने फेस किया था वो लेवल 5 के आसपास होते। योंग कॉन्फिडेंटली स्मर्क्स करके कहता है कि अब वो सूहो के कॉन्फिडेंस को समझता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा। सूहो कैजुअली रिस्पॉन्स देता है, मुझे खेलने दो। योंग ऊपर से स्ट्राइक करने के लिए जंप करता है, लेकिन सूहो आसानी से ब्लॉक कर लेता है, हर कॉन्टिन्यूअस अटैक को एफर्टलेसली पैरिस करते हुए। सूहो ये नोटिस करता है कि योंग के स्विंग्स की फोर्स अब बढ़ गई है। योंग ये पूछता है कि सूहो क्या अनबॉदर्ड ही रहने वाला है, अपने आप को प्रिपेयर करके। योंग अपना फेमिलियर स्टांस लेता है जो सूहो को ड्रैगन सोर्ड टेक्निक के बिगिनिंग फॉर्म की तरह लगता है। योंग का पर्सनल स्टाइल फ्यूचर में दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं और योंग अपना अटैक अनलीश करता है, लेकिन सूहो उससे पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता है, जो योंग को स्टन्ड कर देता है। सूहो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मैंने तुम्हारा स्ट्राइक ब्लॉक कर लिया। योंग फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है, यह कैसे मुमकिन है? सूहो डिसमिस करता है उसकी अटैक को, कहकर तुम्हारा अटैक काफी स्लो था, और सोचता है कि योंग का फॉर्म अभी बेसिक सोर्ड टेक्निक है। ड्रैगन सोर्ड टेक्निक तो बिल्कुल भी नई नहीं है। बिना हंटर्स लाइसेंस या एडवांस ट्रेनिंग के योंग इसे मास्टर नहीं कर सकता था। गुस्से में योंग अपने अटैक को दोबारा रिन्यू करता है, लेकिन सूहो हर मूव को स्विफ्टली डॉज करते हुए योंग को पीछे धकेलता रहता है। जब योंग अपना फाइनल मूव करता है, वो कॉन्फिडेंट होता है कि उसने सूहो को कॉर्नर कर लिया है, पर सूहो कामली उसके चिन पर पाम स्ट्राइक देता है, जिससे योंग बेहोश हो जाता है। योंग ग्राउंड पर गिरता है और सूहो उससे कहता है, तुम्हारे अटैक्स बहुत स्लो थे। जब योंग जमीन पर गिरता है, सूहो डिसाइड करता है कि यह एनकाउंटर यहीं खत्म करेगा। सूहो सोचता है कि अगर वो योंग को ज्यादा पुश करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस टूट सकता है और इससे फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब योंग सूहो को सरपास करने में फिक्सेटेड है। सूहो चाहता है कि वो अब दूसरे किसी को चैलेंज न करे ताकि एग्जाम सेंटर में थोड़ा क्वाइट हो जाए। सूहो सुपरवाइजर को बुलाता है, जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लगता है। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर अटेंशन पर आता है और सूहो उससे कहता है कि उसने एक्सीडेंटली योंग को नॉकआउट कर दिया और उसे कहता है कि वो योंग का ध्यान रखे जब तक वो होश में ना आ जाए। कुछ मिनट बाद सूहो हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में एंटर करता है ताकि प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू कर सके। वो सीन को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि कुछ स्किल्ड मैनेजर्स नियर बाय स्टेशन किए गए हैं, जो शायद डोपिंग इंस्पेक्टर्स हैं जो टेक्नीशियंस के डिस्गाइज में हैं।
वो देखता है कि कुछ टेस्ट टेकर्स को डिस्क्रीटली एस्कॉर्ट किया जा रहा है। एक टेक्नीशियन सूहो के पास आता है और उससे कहता है कि वो डाइव कैप्सूल में लेते हुए लाई डाउन हो जाए, और अगर वो किसी भी स्ट्रेंज फीलिंग को फील करे तो इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए बटन प्रेस करे। सूहो प्रोटोकॉल समझकर उसे एक्नॉलेज करता है। जब टेक्नीशियन डाइव सीक्वेंस इनिशिएट करता है, कैप्सूल बैंड होने लगता है और सूहो अपनी आंखें बैंड कर लेता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला पार्ट कल या परसों आ जाएगा, तो ध्यान रखना, वो भी मिस मत करना। अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और देखते रहना। मैं हूँ आर्यन और आप देख रहे हैं महानवा डिकोड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।